अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 104 केमिस्ट्री कहाँ है। चंद्रा ने लैला को गाड़ी में बैठते देखा और फिर पार्थो की तरफ देखकर मिस्टीरियस लहजे में बोला, कैसा राज पार्थो साहब। पार्थो ने जहर भरी स्माइल देते हुए कहा, मोहिनी मैडम को मैंने जानबूझकर कबीर के एक्सीडेंट की खबर सुनाई और इस तरह सुनाई कि वो खुद को यहाँ आने से रोक ना सके। ये सुनना था कि चंद्रा ने एकदम से खुश होते हुए कहा, क्या बात है पार्थो साहब, रोमांटिक फिल्म बनाते बनाते अब थ्रिलर के स्क्रिप्ट भी लिखने लगे। फिर उसने लैला की कार की तरफ देखते हुए आगे कहा, ऐसे मानना पड़ेगा पार्थो साहब, लड़की में कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है जो इसे बाकी दूसरी लड़कियों से अलग दिखाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ या कहीं भी हमारे लिए किसी लड़की की कमी रही हो। यहाँ तक कि हमने जिस लड़की पर हाथ रख दिया वो लड़की बिना किसी चू चपड़ के हमारी हो ही जाती है। लेकिन इस लड़की में न जाने ऐसा क्या है जो इसे सबसे अलग बनाते हुए इसके लिए कुछ कर बैठने की आग जगा देता है। चंद्रा की बात सुनकर पार्थो ने हंसते हुए कहा, वो तो हमें नजर आ रहा है चंद्रा साहब कि कैसे एक अदना सा लड़की ने आपको राजा से शायर बना दिया है। इस बात पर दोनों ही ठहाके मारकर हंसने लगे थे। फिर पार्थो सभी के बैठ जाने के बाद चंद्रा को लिए उसी कार में आ गया जिसमें लैला बैठी हुई थी। लैला एक साइड खिसक गई और वो दोनों भी बैठ गए। तब चंद्रा ने कहा, किस्मत भी क्या अजीब से खेल खेलती है ना पार्थो साहब। यही गाड़ी थी, यही हम और यही आप थे, लेकिन हमें सबसे पहले दिन लैला मैम के साथ बैठने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन आज देख लीजिए, फाइनली हम तीनों को एक बार फिर से साथ में बैठने का मौका मिला है। लैला को चंद्रा की बातें इरिटेट कर रही थी, लेकिन वो उनसे उलझ तो नहीं ही सकती थी। रास्ते भर चंद्रा उससे तरह तरह के बहानों से बात करने की कोशिश करता रहा, जिसका लैला बेहद अनमने ढंग से टालने वाले अंदाज में आंसर किए जा रही थी। फाइनली 2 घंटे के ट्रैवल के बाद वो लोग चंद्रा के फार्म हाउस पर मौजूद थे। क्रू वालों ने पहुंचने के साथ ही कैमरा वगैरह सेट करना शुरू कर दिया था। अभी शूटिंग में कुछ वक्त लगना था, इसीलिए लैला यहाँ वहाँ टहलती हुई फार्म हाउस का एरिया देखने लगी। उन्हें बेसिकली सेब के बगीचे में कुछ सीन शूट करने थे और चंद्रा साहब के इस फार्म हाउस में सेब का बहुत बड़ा बागान था। लैला ने आज से पहले कभी भी सेब को यूं पेड़ों से लटकते हुए नहीं देखा था। लगभग ज्यादातर पेड़ों के फल अब तोड़ने लायक हो चुके थे। लैला हर तरफ नजरें घुमा घुमा कर हैरत से उस नजारे को देख रही थी। कहीं दूर पीछे बर्फ से ढपी हुई सफेद हरी पहाड़ियां और सामने कद में मीडियम साइज के सीधे सीधे सेब के पेड़, जिन पर गुच्छों की शक्ल में हरे पीले पत्तों के बीच सुर्ख लाल सेब गुंधे हुए थे। उसने वहीं खड़े एक फार्म हाउस के स्टाफ से पूछा, मैं 1-2 तोड़ लूं? स्टाफ ने खुश होते हुए कहा, आप जितना चाहे उतने तोड़ लीजिए मेम साहब, यहाँ फलों की कमी थोड़ी ही ना है। लैला ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और 2 सेब तोड़ती हुई आगे बढ़ गई। वहाँ की खूबसूरती में बंधी लैला अंदर गहरे जंगल में बढ़ती जा रही थी। मन के अंदर की हालत को कुछ सुकून सा चाहिए था और यहाँ वो एहसास लैला को खूब मिल रहा था। लेकिन जब उसे ध्यान आया कि वो बढ़ते बढ़ते बेहद आगे चली आई है, तो उसने चौंक कर देखा। सेब के बागान पीछे छूट गए थे और उसके आसपास घना जंगल था। हे भगवान, मैं यहाँ कहाँ आ गई? यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा है। मुझे जल्दी से वापस लौट जाना चाहिए। कहकर वो जैसे ही पीछे पलटी, सामने एक बूढ़ा सा आदमी खड़ा था। लैला के मुंह से डर के मारे चीख सी निकल गई। कौन हो तुम? उस आदमी ने अपने हाथ में पकड़ी कुदाल जमीन पर जोर से फेंकते हुए कहा, ये सवाल तो हम करेंगे बिटिया। रोज रोज इतने सेब चुरा कर भागती थी, आज धर लिया ना तुमको। ये सुनते ही लैला घबरा सी गई। उसने जल्दी से कहा,
मैंने कोई सेब नहीं चुराए। आदमी 2 कदम चलकर उसके पास आते हुए बोला, मंगरू नाम है मेरा, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ। चालाक लड़की अभी भी हाथ में चुराए हुए सेब पकड़ रखे हैं और कहती है कि चोरी नहीं की। अब लैला को उनका गुस्सा देखकर हंसी सी आने लगी थी। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, काका, मुझे देखकर ऐसा लगता है क्या कि मैं कोई सेब चोर होंगी? लैला के याद दिलाने पर मंगरू को भी ध्यान आया। उसने जल्दी से हाथ छोड़ते हुए कहा, आप वो फिल्म वालों के साथ तो नहीं आई? साहब बताए थे सुबह ही। लैला ने धीमे से मुस्कुराकर हामी भरते हुए कहा, जी, मैं उन फिल्म वालों के साथ ही आई हूं। लैला को उस मंगरू काका की बोली में ही बात करने में मजा आ रहा था। तब मंगरू ने कहा, माफ करना बिटिया, गांव के बच्चे परेशान करने लगते हैं ज्यादा, इसलिए मुझे लगा कि फिर उन्हीं में से कोई आ गया है। बस साहिब को मत कहना कि मैंने आपको ऐसे टोका। लैला ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बताऊंगी। वैसे आप यहाँ माली हो? तब मंगरू ने कहा, माली, चौकीदार, ड्राइवर, जो चाहे कह लो। तभी लैला को जैसे ख्याल आया कि उसकी शूटिंग में देरी हो रही है, इसीलिए उसने मंगरू से कहा, अच्छा काका, मैं अब चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है बिटिया, आओ मैं आपको यहाँ से बाहर तक छोड़ दूं, वरना आप भटक गए ना तो दिक्कत हो जाएगी। कहकर मंगरू भी उसके साथ साथ चलने लगा। रास्ते भर मंगरू की बातें भी जारी थी। यहाँ फार्म में जितनी भी सब्जियां होती हैं, उन्हें मैं ही बाजार में आड़त में बेचता हूँ। साहब ने इस काम के लिए सारी जिम्मेदारी मुझे ही सौंप रखी है। लैला उसकी बातों का बस हाँ में जवाब दे रही थी। उसे मंगरू को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि अरसे बाद वो अपने गांव के किसी आदमी से मिली हो। हालांकि शिमला और एमपी के गांव की भाषा में काफी फर्क था, लेकिन लैला को उससे बेहद अपनापन महसूस हो रहा था। बात करते करते वो लोग घने जंगल से निकलकर वापस सेब के बागान में पहुंच चुके थे। तब मंगरू ने कहा, अब यहाँ से आपका रास्ता आसान हो गया, सो मैं चलता हूँ। कहते हुए उसने हाथ जोड़े। लैला ने एकदम से उसका हाथ थामते हुए कहा, यूं बार बार हाथ न जोड़िए काका, और ये लीजिए। कहकर उसने 100 रुपए का नोट निकाला और मंगरू के हाथ में थमाते हुए बोली, काका, आपने मुझे उस घने जंगल से वापस लौटने में इतनी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मंगरू ने अपने हाथ एकदम से पीछे करते हुए कहा, नहीं बिटिया, मुझ बूढ़े को अपनी मेहनत के ही जितने पैसे मिल जाते हैं वही बहुत हैं। खूब खुश रहो आप। कहकर मंगरू वहीं से वापस लौट गया। लैला ने मुस्कुराते हुए उसे कुछ दूर तक जाते हुए देखा और फिर वो भी वापस लौट गई। जैसे ही वो सेट के पास पहुंची, पार्थो ने उसे देखते ही कहा, मिस लैला, कहाँ चली गई थी तुम? लैला ने हाथ में पकड़े सेब को दिखाते हुए कहा, मैं जरा बागान देखते हुए कुछ दूर निकल गई थी। हम सब यहाँ परेशान होने लगे थे मिस लैला। तभी चंद्रा ने बीच में कहा, तो लैला धीरे से मुस्कुराती हुई बोली, इसमें घबराने की क्या बात थी चंद्रा साहब? फार्म हाउस तो आपका ही है ना? अब भला आपके फार्म हाउस में मेरे साथ कुछ गलत कैसे हो सकता है? लैला की बात सुनकर चंद्रा कुछ छटपटा सा गया। तभी पार्थो ने कहा, चलो अब जल्दी से मेकअप और ड्रेस फाइनल करके आ जाओ, हम कुछ ही देर में शूटिंग शुरू करेंगे। लैला हाँ में सिर हिलाती हुई अंदर चली आई। अंदर के कमरे को मेकअप रूम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। वो जैसे ही अंदर गई, बगल वाले कमरे से कबीर निकल रहा था। दोनों के सिर खूब जोर से आपस में टकराए। लैला ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए एक हल्की सी सिसकारी भरी और कहा, सॉरी, मुझे देखकर चलना चाहिए था। तब कबीर ने भी अपना सिर सहलाते हुए कहा, इट्स ओके। लैला वहां से जल्दी से अंदर जाने लगी थी कि तभी कबीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रुको। लैला आहिस्ता से मुड़ती हुई बोली, जी। लैला की सांसें तेज होने लगी थी। कबीर 2 कदम आगे बढ़कर
उसके एकदम करीब आ गया। लैला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कबीर उसे कहना क्या चाह रहा था। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तभी लैला को एक पल भी सोचने समझने का मौका दिए बगैर कबीर ने एकदम से उसका चेहरा थामा और अपना सिर उसके सिर से टकराते हुए बोला, माँ कहती थी कि कभी भी किसी के सिर से एक बार टक्कर लगे तो दूसरी बार भी जरूर लगवा ले, वरना दोनों में से किसी एक के गुम होने के चांसेस होते हैं। ये सुनकर लैला के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई, लेकिन ठीक उसी पल उसे यह एहसास हुआ कि वो और कबीर एक दूसरे के कितने करीब हैं। अभी लैला ने अपना चेहरा कबीर की हथेलियों से छुड़ाना चाहा ही था कि तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, कबीर। लैला और कबीर दोनों ही आवाज सुनते ही छिटकते हुए एक दूसरे से दूर हो गए। सामने मोहिनी खड़ी थी। उसने अपनी भवें चढ़ाते हुए कहा, कबीर, क्या हो रहा था यहाँ? उसकी सवालिया नजरें कबीर से होते हुए लैला पर जा टिकी। मोहिनी ने लैला को अजीब सी नजरों से घूरते हुए देखकर कहा, लैला रॉय राइट? लैला ने धीरे से हेलो कहा और फिर कबीर से बोली, मैं मेकअप करवाकर शूटिंग के लिए आती हूं। और वो उन दोनों के बीच से निकलकर अंदर चली आई, जबकि कबीर मोहिनी का हाथ पकड़े हुए उसके साथ बाहर निकल आया। मोहिनी वो सब कुछ देखकर कुछ अपसेट सी हो गई थी। उसने चलते चलते रुककर कहा, वहां क्या हो रहा था? तब कबीर ने कहा, कुछ भी नहीं यार, तुम ना कभी कभी बिल्कुल मिडिल क्लास वाइफ्स की तरह बिहेव करने लगती हो। उसके बाद कबीर ने उन दोनों की टक्कर के बारे में बताते हुए समझाया। मोहिनी अब थोड़ा रिलैक्स दिख रही थी। कुछ ही देर में शूटिंग शुरू हो चुकी थी। डायरेक्टर ने जैसे ही एक्शन बोला, लैला ने अपना डायलॉग बोलना शुरू कर दिया था। लेकिन आज ये बात सेट पर मौजूद हर किसी को महसूस हो रही थी कि दोनों के बीच का खिंचाव कैमरे में भी साफ महसूस हो रहा था। पार्थो ने 2-3 रीटेक के बाद भी जब देखा कि लैला ही नहीं बल्कि कबीर भी नॉर्मल नहीं दिख रहा है, तो उसे झुंझुलाहट सी महसूस होने लगी। उसने शूटिंग रोककर कबीर और लैला को एक कोने में ले जाकर कहा, मुझे नहीं पता तुम लोगों के बीच क्या हुआ है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि तुम लोगों के बीच जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसे जल्द से जल्द सुलझा लो, या फिर खुद को यह दिखाने से रोक लो कि तुम दोनों में कुछ इश्यूज हैं। लैला ने उसकी बात सुनकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन कबीर ने पार्थो की बात खत्म होते ही कहा, ऐसी कोई बात नहीं है पार्थो। लेकिन पार्थो ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, ओ कम ऑन कबीर, अब तुम एक डायरेक्टर को सिखाओगे कि हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री ठीक दिख रही है या नहीं? जिस केके को कभी दूसरे रीटेक की जरूरत नहीं पड़ी, वो टेक पे टेक दिए जा रहा है आज। सो प्लीज ये तो मत ही बोलो तुम। पार्थो के लहजे में ऐसी काट थी कि कबीर उसे छुटला नहीं पाया। इतना कहकर वो वहां से चला गया। पीछे कबीर और लैला आमने सामने खड़े थे। कुछ देर वैसे ही खामोश रहने के बाद लैला ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, पार्थो सर ठीक ही कह रहे थे। चाहे हम दोनों के बीच कैसे भी हालात हों, हमें कम से कम कैमरे के सामने तो नॉर्मल दिखना ही चाहिए। आइए चलते हैं। कहकर लैला खुद ही आगे बढ़ गई। कुछ सोचता हुआ कबीर भी उसके पीछे पीछे वापस कैमरे के सामने आ खड़ा हुआ। फिर उसके बाद लैला और कबीर ने जितने भी टेक दिए, सारे के सारे वैसे ही थे जैसा पार्थो की ख्वाहिश थी। शाम तक अलग अलग सीन शूट करने के बाद सब वापस जाने को हुए। तभी लैला खुद से ही पार्थो की कार में आ बैठी थी। कबीर और मोहिनी पहले की तरह ही एक गाड़ी में बैठकर निकल चुके थे। पार्थो की गाड़ी जैसे खुलने ही वाली थी, वैसे ही लैला ने देखा कि सामने से भागते हुए मंगरू आ रहा था। उसने पार्थो को कुछ देर रुकने के लिए कहा। तब तक मंगरू गाड़ी के पास आया और पीछे किया अपने हाथों को उसके सामने करते हुए कहा, ये फार्म हाउस के ताजे फूल हैं बिटिया, मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। लैला उनकी आंखों से छलकता स्नेह देखकर काफी इमोशनल महसूस करने लगी थी। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाकर वो फूलों का गुलदस्ता थाम लिया
और उसे प्यार से छूती हुई बोली, बहुत बहुत शुक्रिया काका, ये फूल बेहद खूबसूरत हैं और इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। पार्थो ने तब तक ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने का इशारा कर दिया था। मंगरू ने भी मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर लैला को बाय कहा तो लैला ने चलती हुई कार से कहा, काका हमारा काम कल भी बाकी है, मुझे कल भी ऐसे ही एक गुलदस्ता चाहिए। मंगरू ने दूर होती हुई कार को देखते हुए तो चिल्ला कर कहा, जरूर बिटिया जरूर। मोहिनी जब कबीर के साथ वापस रिजॉर्ट के रिसेप्शन पर चाबी लेने पहुंची तो वहां रखी मैगजीन पर नजर पड़ते ही चौंक सी गई। कवर पेज पर कबीर और लैला की उसी मोमेंट की फोटो छपी थी जब वो दोनों शूट के दौरान एक दूसरे के बेहद करीब होने लगे थे। दोनों के होठों के बीच बची कुछ इंच की दूरी किसी को भी इसके आगे का सीन सोच लेने पर मजबूर कर रही थी। मोहिनी ने वो मैगजीन चुपचाप उठाई और अपने साथ लिए कमरे में आ गई। अभी कबीर ने अपने कपड़े चेंज किए ही थे कि तभी मोहिनी उसके ठीक सामने आकर वो मैगजीन लगभग फेंकते हुए बोली, ये क्या है कबीर, क्या है ये सब? कबीर ने उसका चेहरा देखते हुए जब मैगजीन पर नजर डाली तो चौंक गया। मोहिनी की कहर भरी नजरें अब भी उससे अपने सवाल का जवाब चाह रही थी। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।